गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं आशुतोष मिश्रा हरिओम इंटर कॉलेज की तरफ से आपको क्लास 12th की फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हमारे फिजिक्स में कितने पार्ट हैं और उसमें कितने चैप्टर हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमने बताया था पहला चैप्टर क्या हमारा है, स्थिर विद्युत की, यानी पार्ट फर्स्ट में है, यानी कहने का मतलब यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट चैप्टर है स्थिर विद्युत की। आइए हम जानते हैं स्थिर विद्युत की है क्या, आखिर में है ये है क्या चीज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश कभी हमने बचपन में कुछ लोग या हम लोग आप लोग देखे होंगे तो खेल खेल में ही कुछ ऐसी घटनाएं हम कर जाते हैं जिसका हमें आभास नहीं होता है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो जो पूरा परिवेश हमारा है वह एक अदृश्य बल से बधा हुआ है, एक अदृश्य बल से बधा हुआ है। तो यह बल इतना मजबूत है कि जिसकी गणना हम आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बचपन के दिनों में हमने देखा होगा कि यदि हम अपने बालों को कंघा करते हैं, यानी बालों को अगर कंघा करते हैं तो हमने देखा है कि कंघा करने के बाद यदि कागज के कुछ टुकड़े हों और जमीन पे बिखरे हों या धूल के कण जमीन पे बिखरे हों, तो कंघा करने के बाद कंघे को अगर हम नीचे ले जाएं तो धूल के कण या कागज के जो टुकड़े होते हैं वह कंघे की तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो भाग होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वह एक दूसरे की ओर परस्पर आकर्षित होने लगते हैं। या फिर कभी हमने ऐसा देखा है कि जब हम ठंड में अधिकतर लोग होता है कि ठंड में हम लोग सिकुड़ने लगते हैं, ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन अगर हाथों को हम एक दूसरे को रगड़ें, यानी एक दूसरे हाथों को एक साथ अगर रगड़ा जाए तो वो भी क्या होता है, उनमें भी क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। क्या होता है, जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण जब आवेश उत्पन्न होता है तो यह आवेश जो उत्पन्न होता है एक दूसरे भाग में चला जाता है, यानी एक हाथ से दूसरे भाग में, जिसमें कम होगा वो उसमें चला जाएगा और जिसमें अधिकता होगी वह एक दूसरे से चला जाता है। तो हमें जब ये आवेश चला जाता है तो हमें लगता है कि उष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, उष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे लगता है कि हमें गर्म का आभास होने लगा है। तो ये कौन सा बल है, कौन सा फोर्स है जो हमें एक दूसरे से रगड़ने पर भी उत्पन्न हो जा रहा है और हमें उसका आभास नहीं हो रहा है। बचपन में आप देखे होंगे या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम न जानते हुए भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम एक दूसरे के सामने जाते हैं तो किसी से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी आकर्षण बढ़ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि हमें उनसे दूर भागने की प्रक्रिया होती है। तो वो यही क्या होता है, हमारा आवेश, यानी हमारे जो संपूर्ण परिवेश है हमारा, वह अदृश्य बल से बना हुआ है। वह अदृश्य बल ही एक तरह से विद्युत माना जाता है। लेकिन यहां बात आती है कि हमारा विद्युत आवेश क्या, यानी कहने का मतलब पहले आते हैं आवेश पर। तो आवेश क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता ही, यानी ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। अब उस आवेश के कारण जो बल उत्पन्न हो जाता है, उस आवेश के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। कहने का मतलब अगर यह विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके माध्यम से विद्युत प्रभाव होता है और चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, वह
क्षेत्र क्या कहलाता है, या वह पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युत आवेशित पदार्थ कहलाता है, या वह क्षेत्र विद्युत आवेश कहलाता है। कहने का मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र के चारों तरफ विद्युत अथवा चुंबकीय बल का प्रभाव हो, विद्युत अथवा चुंबक का प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो क्या कहलाता है, वह गुण विद्युत आवेश गुण कहलाता है। वैज्ञानिकों ने इसको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। जैसा कि आप देखते हैं विद्युत आवेश इसके प्रकार है, कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, यानी स्थिर विद्युत की और गतिज विद्युत की। अब बात आती है स्थिर विद्युत की। जैसा कि नाम से ही हम अगर समझें, स्थिर मतलब स्थिरता, स्थिर मतलब स्थिरता। कहने का मतलब यदि जब आवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जब आवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो इस यानी आवेश ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, तो आवेश ग्रहण हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर आवेश रूपांतरित हो रहा है। जब रूपांतरित हो रहा है तो उसका गुण जो होता है, यदि उसमें उस अवस्था में आवेश स्थिर हो, उस अवस्था में यदि आवेश स्थिर हो तो वह कौन सी कहलाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। और यदि वही उस क्रिया में यदि आवेश गतिमान हो तो वह क्या कहलाता है, गतिक विद्युत कहलाता है। इसके लिए जैसे कि शुरुआत में अगर देखा जाए तो फैराडे और मैक्सवेल नामक दो वैज्ञानिकों ने एक भिन्न भिन्न अपने मत दिए। फैराडे कहने के अनुसार उन्होंने तीन चीज की व्याख्या की। क्या किया, तीन चीज की व्याख्या की, यानी एक स्पेस की, एक टाइम की, एक पार्टिकल्स की। कहने का मतलब एक कोई पार्टिकल है वह एक निश्चित यानी किसी समय में वह स्पेस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कहने का मतलब अर्थात अगर ये पार्टिकल्स है किसी भी समय में ये हमारा स्पेस है, तो वहां पर फैराडे ने क्या किया कि ये स्पेस की गणना को उन्होंने विस्तृत बता दिया, मतलब एक निश्चित सीमा में नहीं बताया कि कितनी सीमा इसकी है। अब ये इसके पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसमें क्या होगा, या तो आकर्षण या जो भी बल लगेगा वो विद्युत बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन इसी को मैक्सवेल साहब ने हम क्या किया कि उन्होंने बताया कि ठीक है आपका सही है, लेकिन यह जो फील्ड होता है, जो स्पेस का चारों तरफ का फील्ड होता है वह एक निश्चित फील्ड होता है। जैसा कि एक फिगर के आधार पर हम देखते हैं, ये तो विद्युत की बात हुई। इसी तरह चुंबक की बात होती है तो चुंबक में हम देखते हैं, चुंबक में हमारा क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल की जब बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें तो कभी कभी जो क्रियाएं होती हैं यानी इनके बीच क्रिया होती है, जो आवेशों का पुनर्गमन होता है वह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर होता रहता है। यानी यह क्रिया उत्तर से दक्षिण से उत्तर होती है। यानी कहने का मतलब यह एक जाल बन जाता है और इसमें क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्योंकि ये चुंबक के माध्यम से हो रहा है। वही चीज अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें तो यही क्रिया इलेक्ट्रिकल में होती है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, कभी कभी परिपथ बना के किया जाता है, परिपथ बना करके कर दिया जाता है, या फिर एक क्षण ले लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एक क्षण लिया जाता है और क्षण के दोनों तरफ तारों को बांध दिया जाता है। जब तारों को बांध देते हैं तो उसमें विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होने लगती हैं, यानी विद्युत का प्रवाह होने लगता है, तो वह उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगती है। तो यह क्रिया कहलाती है आवेशन की क्रिया। यह क्या कहलाती है, आवेशन की क्रिया। यानी जब आवेशन की क्रिया हो रही है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर विद्युत उत्पन्न होगा। तो हमने अभी शुरू में बताया क्या कि आवेश ग्रहण करने यानी इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेश। जब आवेश उत्पन्न होगा, एक टाइम में उत्पन्न होगा, तो वह क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, स्थिर विद्युत की और गतिज विद्युत की। ठीक है, तो हमने क्या बताया, स्थिर विद्युत की क्या होती है, स्थिरता बनी रहती है, यानी जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब गतिमान मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता रहता है, यानी पदार्थ की वह गुण होता है, यानी वह शाखा हो जाती है, स्थिर विद्युतिकी की वह शाखा हो जाती है, या विद्युत आवेश की वह क्रिया होती है जिसमें आवेश क्या होता है, स्थिर होता है, लेकिन क्रियाएं प्रारंभ होती रहती है। और गतिज विद्युतिकी में क्या हो गया कि आवेश क्या करता है, गति करता रहता है,
गतिकी का अध्ययन किया जाता है वह क्या करता है, गतिविधि। अब बात आती है आवेश के प्रकार की। तो आवेश के प्रकार के विषय में विलियम गिलबर्ट ने बताया, क्या बताया कि विलियम गिलबर्ट के अनुसार, यानी विलियम गिलबर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो वस्तुओं के घर्षण दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से होते हैं? वस्तुओं के बीच का जो घर्षण होता है वह दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। अब इसी कारण को ध्यान में रखते हुए फ्रैंकलिन ने, इसने फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक दो प्रकार के आवेशों की व्याख्या किया। कितने प्रकार के? दो प्रकार की, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? पॉजिटिव, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ऋणावेश क्या होता है? निगेटिव चार्जेस होते हैं। अब इसके लिए हम आपको एक विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाते हैं। क्या समझाते हैं? विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम पढ़े होंगे पुरानी कक्षाओं में, क्या कि ये नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है? धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं। हाँ, तो ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? धनावेश होता है। यानी कहने का मतलब, यदि हम एक पुरानी धारणा पढ़ लें, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, तो उनके आधार पर माना गया है कि परमाणु कोई भी पदार्थ, जो पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक क्या है? धनावेश है। जब धनावेश है तो जाहिर सी बात है इसके बाहर कोई ऐसा परमाणु होगा, जो कोई ऐसा कण होगा जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और इसको प्रतिकर्षित यानी आकर्षित कर रहा है। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया? दोनों अलग अलग हैं, यानी ये पॉजिटिव चार्जेज है, ये निगेटिव चार्जेज है, लेकिन इनकी मात्रा क्या होती है? हमेशा एक ही होती है। कितनी होती है? हमेशा एक ही होती है। इसको चेंज करते हैं किसमें? पॉजिटिव में और निगेटिविटी में। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं कि एक प्रक्रिया आती है। क्या प्रक्रिया आती है? कि कभी कभी हमने देखा है कि क्वेश्चन उठता है कि ज्वलनशील पदार्थ से जाने वाले वाहन सामान्यतः धातु के रस्सों में इस प्रकार बंधे रहते हैं कि रस्से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। रस्से क्या करते हैं? पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ताकि उसको समझ में आ जाए क्यों बंधे होते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि मान लेते हैं, सपोज दैट कि ये कोई मेटल है। क्या है? कोई मेटल है। इसको हम एक प्लास्टिक के टुकड़े पर रख देते हैं, ठीक है? प्लास्टिक के टुकड़े पर रख देते हैं और हम इसको आवेशित कर देते हैं। क्या करते हैं? आवेश देते हैं। क्या करते हैं? आवेश प्रवाहित करते हैं। इसमें अगर प्रवाहित करते हैं तो देखो ध्यान से अगर समझें हम, जब इसमें आवेश प्रवाहित होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आवेश प्रवाहित होता है तो जाहिर सी बात है इससे मिले जुले के कारण, यानी इससे सटे होने के कारण इसका कुछ आवेश इसमें भी परिवर्तित होगा। यानी यह जो आवेश होगा कुछ इसमें आएगा। अगर इसमें अधिक मात्रा होगी तो इसमें चला आएगा, या कम मात्रा होगी तो इसमें चला आएगा। अब यहां पर बात आती है कि कौन धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा। तो अगर यह इलेक्ट्रॉन, यह क्या करता है? इसको देता है, यानी यह देता है, दान करता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और यह क्या करता है? ग्रहण करता है, इसलिए क्या हो जाता है? ये ऋणावेशित। यानी इसको, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम थी, यानी इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो यह ऋणावेशित हो गया, और इसने क्या किया? दान किया, यानी यह धनावेशित हो गया।
अब इसी में एक चीज और हम जोड़ते हैं, किसी माध्यम से, यानी प्लास्टिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लास्टिक के माध्यम से। अब क्या कहते हैं, प्लास्टिक के माध्यम से एक दूसरा मेटल हम जोड़ते हैं, एक दूसरा मेटल, कोई दूसरा पदार्थ जोड़ते हैं। तो सपोज अब यहां पर गेस करें, ध्यान से रखें कि अगर गेस करें कि क्या जब यह आवेश इस मेटल पर जा रहा है तो क्या इसका आवेश इस मेटल पर चला जाएगा? हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह आवेश जब इस मेटल पर आया तो क्या इस मेटल से इस पर भी आवेश आ जाएगा? अब ये इसको हम समझने के लिए एक और प्रक्रिया बताते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या है, यहां हमने मेटल रख दिया, यहां भी मेटल रख दिया, और जो हमने प्लास्टिक से जोड़ा था उसको हम मेटल से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ देते हैं? मेटल से जोड़ देते हैं। और यहां भी एक मेटल रख देते हैं और इसको आवेश से जोड़ देते हैं। अब बात आती है यहां पर कि वही चीज यहां पर भी इसको प्लास्टिक से किसी प्लास्टिक पर ले देते हैं, तो यहां पर भी बात आती है हम इसको आवेशित करते हैं, यानी यहां पर आवेश दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि यह आवेश इसमें चला आएगा, यह आवेश इसमें चला आएगा। लेकिन यहां पर बात आई कि क्या यहां पर हमने प्लास्टिक रखा है तो क्या इसका आवेश इसमें आकर्षित होगा, यानी इसके अंदर चला आएगा? तो जाहिर सी बात है यहां पर आवेश नहीं आएगा। लेकिन यहां पर मेटल है तो एक मेटल दूसरे मेटल से लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आवेश कुछ न कुछ आवेश इसमें आएगा और इसका कुछ न कुछ आवेश इसमें आएगा, यानी यहां पर आवेश की प्रक्रिया लगातार चलती रही, यानी यहां पर आवेश क्या होगा? मूव होगा। यहां पर आवेश क्या होगा? मूव होगा। और यहां पर आवेश क्या होगा? नॉट मूव होगा, यानी मूव नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब अगर मूव नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं? इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। अगर मूव हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आवेश का मूवमेंट होता है, यानी आवेश गतिमान होता है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है, तो वहां पर क्या होता है? इंसुलेटर हो जाता है। अगर आवेश चला जाता है तो कंडक्टर होता है, और आवेश अगर नहीं जाता है यानी मूव नहीं होता है तो वहां पर इंसुलेटर होता है, और मूव करता है तो कंडक्टर होता है। अब इसके माध्यम से अगर हम देखें, ध्यान से देखें कि क्वेश्चन क्या पूछा हमारा कि ज्वलनशील पदार्थ से जाने वाले वाहन सामान्यतः धातु के रस्सों में इस प्रकार बने रहते हैं कि रस्से पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। क्यों? रीजन ये अभी हमने बताया कि अगर ज्वलनशील पदार्थ है और उसको धातु के रस्से को बांधकर पृथ्वी से अगर ले जाते हैं तो पृथ्वी से स्पर्श इसलिए कराते हैं कि पृथ्वी जो इसका वाहन यानी जो धातु का आवेश होगा वह जब पृथ्वी पे जाएगा तो वह क्या कर देगा? निरावेशित कर देगा। यानी कहने का मतलब दोनों के आवेशों के मान को जीरो कर देगा। दोनों के आवेशों को मान को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। यानी जब जीरो हो जाएगा तो यहां पर यह कौन सी क्रिया हो जाएगी? उदासीन की क्रिया हो जाएगी। जब उदासीन की क्रिया हो जाएगी तो ज्वलनशील पदार्थ आसानी से चले जाते हैं, अन्यथा उसमें आग लगने की संभावना हो जाती है। क्यों? हमने बताया ना कि यदि एक दूसरे से आकर्षण यानी एक दूसरे का आकर्षण हो रहा है, आवेशों का आकर्षण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वे परिवर्तित होंगे। अगर परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, अगर परिवर्तित हो यानी पृथ्वी से करें तो पृथ्वी क्या अर्थ है? अर्थ वहां पर क्या होते हैं? जितने भी आवेश जाएंगे वहां पर निरावेशित हो जाते हैं। अब बात आती है कि सर जी हम लोग तो हाथ को मलते हैं या हम छाल को अपने हाथ से अगर लगे तो भी वहां पर आवेश उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्यों आग नहीं लगती है? तो वहां पर भी यही प्रक्रिया उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब क्षण को हम अपने शरीर से यानी अपने हाथों से रगड़ते हैं तो हाथ से लगेंगे तो क्षण का आवेश जो होगा यानी जो क्षण का आवेश होगा वह हमारे हाथों में जाएगा, या हाथों के जो आवेश होगा वो हमारे क्षण में जाएगा। तो यहां पर भी क्या होता है कि इन दोनों के आवेशों के ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वह शून्य हो जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो बॉडी यानी इससे इलेक्ट्रॉन, अगर ये क्षण है, क्षण से इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो जैसी बात हमारी बॉडी का जो बॉडी है वो बॉडी का टच कहां से है? पृथ्वी से, अर्थ से है। तो जब अर्थ से है तो यह क्या करता है? इस ग्रहण कर लेता है। जब ग्रहण कर लेता है तो वहां पर आवेश की प्रक्रिया को जीरो कर देता है।
जब जीरो कर देगा तो वहां पर आग लगने की या उष्मा की कोई संभावना नहीं होती है। हाँ, हमें ऊर्जा जरूर होती है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हमारा आज का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, जैसे हम बात करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्या किसी पिन पर, यानी कभी कहा जाता है कि अगर ऐसी बात है तो इससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या अगर तो यहां पर भी वही इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है तो इसकी मात्रा बढ़ जाए, इसकी मात्रा बढ़ जाए? क्वेश्चन पुट अप होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी मात्रा कुछ भी हो सकती है, मानते हैं 6 × 10⁻⁸ हो जाए। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अगर जो मेटल हमारा बना है वह भिन्न इलेक्ट्रॉन के कणों से मिलकर बना होता है, यानी इस मेटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम सपोज दैट मान लें n मान लें तो आवेश हमारा क्या हो जाएगा Q = Ne। आवेश हमारा क्या हो जाएगा Q = Ne, यानी इस मेटल में यदि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉन के कणों की संख्या n है, तो एक इलेक्ट्रॉन के कण की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻�19 गुना होता है। तो अगर हम n संख्या से गुणा करेंगे तो वो पूरे मेटल का होगा, न कि एक इलेक्ट्रॉन का, न कि एक इलेक्ट्रॉन का। कहने का मतलब कि ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि इनके मूलभूत गुण क्या होते हैं, आवेशों का मूलभूत गुण क्या होता है। जाहिर सी बात है आज के टॉपिक हमें ये जो हमने बताया वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ये जो हम पढ़ रहे हैं स्थिर गति, जो क्रिया हमारे विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन विद्युत के अंतर्गत आती है, वही प्रक्रिया हमारे चुंबक के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से पूरक, एक दूसरे के पूरक है। अंतर क्या होता है कि यहां पर अंतर होता है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहां पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम कभी विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ई यानी ई किस में कन्वर्ट होता है? बी में कन्वर्ट हो जाता है, और बी किस में कन्वर्ट हो जाता है? ई में। यानी ये एक दूसरे के पूरक होने के कारण एक दूसरे में चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। अब इससे संबंधित हम कल आपको पढ़ाएंगे कि इनका गुण क्या है।